Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this chapter called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was first printed in this book was first printed in 1959 September and contains a series of lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. तो इस बुक को जो है एडिट किया है मिस्टर जॉन एंड क्यूमिंग्स ने एंड माइकल क्रेमर ने, और जो एडिशन में पढ़ रही हूँ इसका वो है ब्लैकवेल साइंटिफिक पब्लिकेशंस ऑक्सफोर्ड। तो बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नाम की इस बुक से जो हमने चैप्टर शुरू किया था लास्ट वीडियो में, इट इज़ कॉल्ड बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स विच हैज़ बीन पर्टिकुलरली ऑथर्ड बाय मिस्टर बी मैक आर्डले। और इसकी आगे की वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें। तो ऑथर का कहना है कि जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है पहले जहाँ से आ रहा है, नर्व से आ गया या मसल से आ गया, तो ऑथर का कहना है कि जो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड देन अलोंग द मसल एज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज प्रोपोगेटेड बाय एंड डिपेंडेंट ऑन अ रैपिड सीक्वेंस ऑफ चेंज इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू Na+ एंड K+, यानी मसल्स में एज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज ट्रांसफर हो रहा है। और ये चेंज इसलिए होता है क्योंकि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी टुवर्ड्स सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस, जो कि दोनों ही पॉजिटिव आयंस है, वो चेंज होती रहती है। ट्रांसमिशन फ्रॉम नर्व टू मसल हाउएवर इज एंटायरली डिफरेंट। मसल में ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जब नर्व से मसल में ट्रांसफर हो रहा है इम्पल्स, तो वो कैसे ट्रांसफर होता है। यहाँ पे है देयर इज नो डायरेक्ट मेम्ब्रेन कंटिन्यूटी बिटवीन द टर्मिनल फिलामेंट्स ऑफ द नर्व फाइबर एंड एंड प्लेट, यानी नर्व और मसल के बीच में डायरेक्ट मेम्ब्रेन कंटिन्यूटी नहीं है। ट्रांसमिशन इसलिए यहाँ पे केमिकल होता है एंड इज ड्यू टू द लिबरेशन बाय द नर्व इम्पल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द नर्व एंडिंग, यानी नर्व एंडिंग से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। उसके बाद ये एसिटाइलकोलिन डिफ्यूज करता है अक्रॉस टू द रिसेप्टर सब्सटेंसेस, प्रिज्यूमेबली एक प्रोटीन होता है, एंड कंबाइंस विद इट। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में दिस कॉम्बिनेशन इज एक्सट्रीमली ट्रांजिएंट, यानी बहुत क्विक होता है। क्यों? क्योंकि एसिटाइलकोलिन इज रैपिडली स्प्लिट बाय अनदर प्रोटीन कॉल्ड कोलिन एस्टरेज प्रेजेंट इन द सेम रीजन इन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये मोमेंट्री कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन विद द रिसेप्टर इज इनफ, मतलब is nonetheless sufficient to cause a transient depolarization of the end plate and so to initiate the end plate potential. If the end plate potential is sufficient, यानी जो end plate potential initiate हुई है अब, अगर वो sufficient amplitude की है, and outward flow of current is induced in the muscle membrane around the end plate, sodium ion permeability is altered and depolarization results, and electrical transmission along the muscle fiber is initiated. The amplitude of end plate potential depends on the amount of acetylcholine combining with the receptor proteins. Insufficient acetylcholine may therefore result in potential below the threshold level, which is unable to initiate a muscle action potential. यानी acetylcholine sufficient मात्रा में होना चाहिए ताकि ये जो ट्रांसफर है नर्व से मसल में, उसके लिए जो इनिशिएट होना है एक्शन पोटेंशियल, वो हो सके। अब दूसरे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ रिस्टोरेशन ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द एंड प्लेट डिपेंड्स ऑन द ब्रेकडाउन बाय कोलिनेस्टरेज ऑफ द एसिटाइलकोलिन कंबाइंड विद द रिसेप्टर्स। If it is not restored, depolarization will persist and there can be no further end plate potentials and thus no further stimulation of the fiber itself. यानी एक बार जो स्टिमुलेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल हो गया, उसके बाद एसिटाइलकोलिन का डिस्ट्रॉय होना रिसेप्टर के साथ साथ ज़रूरी है बाय कोलिन एस्टरेज, क्योंकि यदि नहीं हुआ तो वो एक ही स्टेट में रहा आएगा, फिर फर्दर उसको स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता, वो उसी में रहा आएगा, फर्दर स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता और फर्दर कोई और एक्शन मैसेज या एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो यदि जो कहते हैं रीपोलराइजेशन नहीं हुआ तो डीपोलराइजेशन विल परसिस्ट एंड देयर कैन बी नो फर्दर एंड प्लेट पोटेंशियल्स। अब इससे ये क्लियर हुआ कि दैट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशंस कुड बी सैबोटाज्ड, मतलब वो खत्म की जा सकती है कैसे, बाय डिजीज और ड्रग्स एट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स हम ब्रीफ में जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं वैसे डिस्कस करेंगे। The types of block that could result can be divided into 4 main varieties. पहली वैरायटी जो है वो है insufficient acetylcholine reaching the end plate, यानी एसिटाइलकोलिन इतना है ही नहीं कि वहाँ पे वो एंड प्लेट में स्टिमुलेशन कॉज करे, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा। दिस कुड बी ड्यू टू आइदर, सबसे पहले A, टू
insufficient release from a disorder or of formation, storage or release, or from a failure as in botulism, यानी एसिटाइलकोलिन उतना बना नहीं है या रिलीज नहीं हुआ, फेलियर टू रिलीज है या स्टोरेज उसका उतना नहीं हुआ, फेलियर देखा जाता है बॉट्यूलिज्म में, जो कि बेसिकली एक अगेन अक्यूट फूड पॉइजनिंग है that is caused by botulinum toxin produced in food by a bacterial clostridium botulinum कहते हैं उसको, और ये मसल पैरालिसिस जैसी चीज़ें कॉज करता है. बॉट्यूलिज्म ऑफ द नर्व इम्पल्स टू रीच अ नॉर्मल रिलीज मैकेनिज्म, यानी नर्व इम्पल्स जो है नॉर्मल रिलीज मैकेनिज्म रीच ही नहीं कर पाएगा. दूसरा है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो एसिटाइलकोलिन क्यों नहीं उतना पहुंच पा रहा है, इंसफिशिएंट क्यों है, क्योंकि उसका एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है. एक तो उतना रिलीज ही नहीं हो रहा, दूसरा एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है. अब जो सेकंड पॉइंट है जिसकी वजह से ब्लॉक हो सकती है ये नर्व टू मसल ट्रांसफर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वो है इंटरफेरेंस विद डीपोलराइजिंग एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन द एंड प्लेट. अब द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्लॉक इज दैट प्रोड्यूस्ड बाय क्यूरेर और क्यूरेर लाइक ड्रग्स. क्यूरेर बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स पॉइजन ऑफ साउथ अमेरिकन इंडियंस का है, वहाँ पे वो पाया जाता है, या फिर एन एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग वन ऑफ द प्राइमरी एल्कोलॉइड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्यूरेर को भी क्यूरेर कह देते हैं. तो ऐसी चीज़ वहाँ पे दी जाएगी बॉडी में तो वो ब्लॉक प्रोड्यूस कर देगी. ये इनकी क्यूरेर या क्यूरेर लाइक ड्रग्स की एक स्पेशल एफिनिटी होती है, यानी स्पेशल लाइकिंग होती है फॉर द रिसेप्टर्स ऑन द एंड प्लेट, बट दे आर अनेबल टू डीपोलराइज इट. वहाँ पे मतलब चिपक तो जाएंगे पर उसको डीपोलराइज नहीं कर पाएंगे. दे कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द एंड प्लेट बाय एसिटाइलकोलिन इफ प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट, एज फॉर इंस्टेंस व्हेन कोलिनेस्टेरेज इज इनहिबिटेड बाय neostigmine, or less effectively when acetylcholine is injected intraarterially. In other words, they compete with acetylcholine for sites on the receptors and are known as competitive inhibitors. यानी क्यूरेर होगा और acetylcholine यदि sufficient amount में नहीं है तो वो मसल के एंड प्लेट रिसेप्टर्स पर जाके स्टिक हो जाएगा और डीपोलराइजेशन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी कहते हैं. Normal amount of acetylcholine may fail to initiate an adequate end plate potential if the end plate region is hyperpolarized, that is the membrane potential is abnormally high. The drop of membrane potential induced by acetylcholine may not result in sufficient changes in ionic membrane permeability to initiate the full self-regenerative cycle of the end plate potential. An example of such block is that the resulting from anodal stimulation of end plate region. Anodal मतलब anode कहते हैं the electrode of an electrochemical cell at which oxidation occurs, जो कि अलग अलग प्लेट हो सकती है डिफरेंट टाइप की सेल्स में, लेकिन यहाँ पे मसल की बात कर रहे हैं. थर्ड रीजन जो दिया गया है वो है ब्लॉक ड्यू टू परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन. अब ये रिजल्ट कर सकते हैं फ्रॉम टू मच एसिटाइलकोलिन. इट कैन बी कॉज्ड इन सर्टन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स बाय कोलिन and by certain drugs such as D-chemthonium and succinylcholine. फोर्थ जो ब्लॉक कर सकता है वो है मिक्स्ड टाइप्स ऑफ ब्लॉक. तो सो फार वी ओनली लो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड डीपोलराइजिंग टाइप. इसमें क्या होता है, इट इज द रिकॉग्निशन दैट डिफरेंट एंड एंटागोनिस्टिक, यानी जो ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, different and antagonistic types of block can coexist in the same patient, indeed in the same muscle. That has led to the more accurate but certainly more complicated modern concepts of myasthenia gravis में ये देखा जाता है. जब ये चैप्टर लिखा गया था, जब ये लेक्चर दिए गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग a few years ago it looked as though myasthenia gravis was caused in one of the three simple ways. क्या क्या थे, एसिटाइलकोलिन was not produced in sufficient amount, या फिर it was too rapidly destroyed, या फिर its action was prevented by curear like substance. Then उसके बाद a picture was found to be more complicated. सबसे पहले पैटन एंड जेमीज ने शो किया कि दैट ऑल्दो इन मैन एंड कैट्स D-chemthonium was apparently a straightforward depolarizing agent, red and white muscles varied quite considerably in their susceptibility to it. उसके बाद जेमीज ने ये रिपोर्ट किया that the effect of D-chemthonium in monkeys and dogs was quite different as was that of succinylcholine. In animals में the action of drugs rapidly changes from depolarization to competitive inhibition, the two types of block antagonizing each other. Now the drugs acting on neuromuscular transmission provide good examples of the way
in which the structure of the molecule determines its function. लेकिन according to Zamis, here was an instance in which species variation in the physical characteristics of muscle membrane also determined the particular action of the drug. Species variation हो रहा है तो muscle का variation हो रहा है तो action of drug भी different देखा जा सकता है. उसी टाइम पे चर्चिल, डेविडसन एंड रिचर्डसन इंजेक्ट कर रहे थे डीकेम्थोनियम इनटू नॉर्मल मैन एंड इनटू माइस्थेनिक पेशेंट with striking differences between the two. In the normal, the block was due to depolarization, whereas the block often preceded by improvement produced by decampthonium in myasthenic muscles was completely reversed by neostigmine, that is, it was competitive in type. साथ साथ मसल्स जो है माइस्थेनिक पेशेंट्स में that were apparently quite normal showed a diminished sensitivity to depolarizing action of decampthonium. They considered the possibility of an alteration in the character of the drug, but this they excluded by the similarity in the urinary excretion of the drug by normals and myasthenics. Impressed by the species variations found by Zamis, they concluded that in myasthenia gravis, the motor end plates are so altered that acetylcholine produces a competitive block instead of depolarization. In the ensuing 3 years, anesthetists were occasionally finding cases in which prolonged use of decampthonium or succinylcholine resulted in a block intensified by tubocurarine and completely reversed by neostigmine. In non-myasthenic human muscle, therefore, there was a very occasional transition from a depolarizing to a competitive type of block. ये बताया गया कि माइस्थेनिया में सेम जो आपका एसिटाइलकोलिन है वो डीपोलराइजेशन की जगह कॉम्पिटिटिव ब्लॉक प्रोड्यूस कर सकता था, जिसकी वजह से मसल पैरालिसिस होता है उसमें. ऐसा उस वक्त की रिसर्च में पाया गया. अब इसके आगे की क्या स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो प्लीज स्टे ऑन दिस चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.